हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन को टारगेट लेकर चल रहे हैं और इसी को लेकर आज हमारा ये जो लाइव सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जल्दी से एक बार आप सभी स्टूडेंट चेक करके बताएं कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं। इसके बाद आज का हमारा ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट को लेकर ही अपना जो अगला टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूँ आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईनेट केमिकल साइंस। हमारे चैनल पर सीएसआईनेट केमिकल साइंस की भी प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा ऑल स्टेट पीजीटी एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन होती है। और अब की बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो हमने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। देखिए, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिगार्डिंग कवर कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट कवर करी थी। इसकी जो क्वेश्चंस की जो क्लासेस है वो अभी आपकी होना बाकी है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कवर कर चुके हैं। इसमें भी क्वेश्चंस की क्लासेस हमारी होनी है। इसके बाद देखिए, हमने अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव आपके सिलेबस में है, जिसमें हम अल्कोहल को कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने का हमारा मोटिव ये है कि ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी यूनिट्स है उनको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन की फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बॉन्ड का जो क्लीवेज है, इसके बाद टाइप ऑफ इंटरमीडिएट में कार्ब कैटायन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी कंटिन्यूअसली है। और हमने एक यूनिट स्टार्ट करी है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट की एक क्लास आपकी हुई है जो आपकी कल क्लास हुई थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। और इसका आगे का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब से आपकी जो क्लासेस होगी मंडे को, जो देखिए मंडे से जो आपकी क्लासेस होगी वो मॉर्निंग में क्वेश्चंस की, और देखिए मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों क्लासेस होनी है। तो मेजोरिटी जिन स्टूडेंट्स की मॉर्निंग में थ्योरेटिकल क्लासेस की रहेगी तो हम थ्योरेटिकल क्लासेस डिस्कस कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चंस की कहेंगे तो क्वेश्चंस की। तो देखिए, हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पर हम आपसे व्यू जानना चाहते हैं कि मॉर्निंग में आपकी कौन सी क्लास रखी जाए। तो आपके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में आप, और एक इवनिंग में, यानी कि एक क्लास आपकी क्वेश्चन से रिलेवेंट होगी और एक क्लास आपकी थ्योरेटिकल से रिलेवेंट होगी। तो इस तरीके से, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो भी 100% कवर हो जाए और क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यूअसली हमारी हो जाए। तो इस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, सॉलिड स्टेट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो आपकी जो यूनिट है उसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये एक यूनिट है जिसमें हम केवल और केवल अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। और ये पदार्थ की, मैटर की, द्रव्य की एक स्टेट होती है। टोटल 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें हमने कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखे थे। सॉलिड के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने यहाँ पर देखे थे। सबसे पहले तो जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, जिसमें कल हमने देखा था कि सॉलिड जो मेनली है वो 2 तरीके के होते हैं, या तो क्या होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर क्या होंगे अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, की यूनिट सेल की का जो घनत्व है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पैकिंग इन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सिलेबस में आपकी मेंशन है। अब देखिए, सॉलिड लिक्विड गैस में हम यहाँ पर देख चुके थे। इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों में चेंजेस से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन भी हमने देखा था। इसके बाद हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था। इसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखा था। और इसमें एक और आपका पार्ट है, वो क्या है, एटॉमिक
सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड यहाँ पर हमने देखा था। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, यहाँ से हमें कवर करना है मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो ये तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो क्या होंगे नॉन पोलर, या फिर कैसे होंगे पोलर, और या फिर यहाँ पर कैसे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम I2 की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम Br2 की बात करें, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, यहाँ पर नॉन पोलर है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन पोलर कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर पोलर की बात करें, पोलर में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि HCl आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको HI दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो ये कैसे होते हैं, पोलर सॉलिड यहाँ पर होते हैं, ये क्या होंगे, पोलर होंगे। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में अगर हम देखें तो H2O आइस, H2 किस फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में अगर है तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड कैटेगरी में जाएगा। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नॉन पोलर कैटेगरी, एक पोलर कैटेगरी, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड कैटेगरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें भी होगी वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब भी हाइड्रोजन एटम, जब भी हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मीन्स यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो देखिए एक हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और क्योंकि इसके पास इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1 है, तो अगर इस ऑक्सीजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया तो दूसरा कोवलेंट बॉन्ड तो इसके पास पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे से वो एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, या फिर हम ये कहें हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बंध है, ये दो तरीके का होता है, एक तो क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर दैट मीन्स अंतरा आणविक, एक क्या होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर दैट मीन्स अंतः आणविक। जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि H2O है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा अगर हम H2O बनाएं इस तरीके से तो ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल हो गया, और ऐसे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में प्रेजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ रहा है, तो एक से तो वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक ही सहसंयोजक बंध बना सकता है, तो दूसरे से वो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। तो ये अपने आप में ये H2 का जो अणु है ये अपने आप में अलग अणु है, ये अलग अणु हैं, तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम देखें तो तीन टाइप है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है आयनिक सॉलिड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका नेचर कैसा होता है, आयोनिक नेचर होता है। तो देखिए एग्जाम्पल NaCl हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ये सब क्या है, आयोनिक सॉलिड है।
सबसे पहले तो ये आयंस हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्यों है? क्योंकि धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड बना है। धातु की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देना, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और अधातु की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेना, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इनका जो नेचर है ये कैसा होगा? हार्ड होगा। और अगर हम देखें तो ये कंडक्टिविटी को शो करेंगे, लेकिन किस फेज में? एक्वस फेज में। और किस वजह से? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर क्या है? आयंस है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो क्या थे? मॉलिक्यूल थे। इसमें क्या है? आयंस है। अगला जो सॉलिड है वो है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड यानी कि जितने भी मेटल्स है वो किस कैटेगरी में जाएंगे? मेटेलिक सॉलिड में। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो सारे जो मेटेलिक एटम होंगे वो किस फेज में होंगे? पॉजिटिव चार्ज में। और इसके साथ ही क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इनमें जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग। जितने भी मेटल्स है, फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है? मेटेलिक सॉलिड है। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। और ये कंडक्टेंस को शो करते हैं। ये कंडक्टेंस को शो करते हैं। और कंडक्टेंस को शो करने का इनका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होगा। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होंगे? कम होंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कितने टाइप में हो सकता है। या तो क्या होगा यहाँ पर? एटॉमिक सॉलिड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? परमाणविक ठोस। परमाणविक ठोस। ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड दैट मीन्स आणविक सॉलिड। ये क्या है? आयनिक सॉलिड। ये क्या है? सहसंयोजक सॉलिड। और ये क्या है? मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरी है यहाँ पर। एक तो क्या होगी? नॉन पोलर। एक तो क्या होगी? नॉन पोलर। एक यहाँ पर क्या होगी? पोलर। और एक यहाँ पर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो जो 18 ग्रुप है, अक्रिय जो गैसें हैं, इनर्ट गैसेस जो है, ये सब एटॉमिक सॉलिड की कैटेगरी में जाएगी। दैट मीन्स जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, आर्गन हो गए, ये सब एटॉमिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। एटॉमिक फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इस वजह से इनके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और इस वीक अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो नॉन पोलर में हमने एग्जाम्पल देखा, फॉर एग्जाम्पल CCl4 हो गया, CO2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया। ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर है। और नॉन पोलर के साथ ही आणविक अवस्था में है, मॉलिक्यूलर अवस्था में है। इस वजह से ये कैसे किस कैटेगरी में जाएंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड में जाएंगे। अब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है एटॉमिक सॉलिड कम होंगे। लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी वीक होगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसे हम वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है? यहाँ पर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर है पोलर, फॉर एग्जाम्पल HCl। तो HCl के बीच में देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव।
ये एक पोल, ये एक पोल, दैट मीन्स क्या, कितने पोल हो गए, 2 पोल, दैट मीन्स यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। ये भी क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल के बीच में क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसका मतलब इसमें पोलर में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे कम किसके होंगे, एटॉमिक सॉलिड। इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज्यादा किसमें होंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोलर जो मॉलिक्यूल है उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होंगे, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड में, और इसके बाद नॉन पोलर में। आयनिक सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके बाद अगर हम कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर कोवलेंट सॉलिड में अगर हम देखें तो 2 तरीके के हैं, एक तो 2 डायमेंशनल, एक यहाँ पर क्या है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में एग्जाम्पल आपको क्या ध्यान में रखना है, डायमंड हो गया, क्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर्स हो गया, सिलिका हो गया, ये सब कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल है। 2D की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट हो गया, ये 2 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। और मेटेलिक सॉलिड में जितने भी मेटल्स हैं वो सब किसके एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या नहीं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कहा कि जो अब हम मेनली किस पर आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। हम यहाँ पर कौन से सॉलिड पर आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंप्लीटली जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब हमें किस पर बात करनी है, क्रिस्टलीय ठोस की बात करनी है। पूरे चैप्टर में जो हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, जो हम डेंसिटी की बात करेंगे, जो हम यूनिट सेल की बात करेंगे, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड के एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें, किसी क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में एटम्स का या फिर आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। एक प्रॉपर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और इसी अरेंजमेंट में सबसे छोटा जो अरेंजमेंट है वो क्या है, यूनिट सेल है। वो क्या है, यूनिट सेल है। यानी कि यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। यूनिट सेल के रिपीटेशन से, यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्या बनता है, पूरा क्रिस्टल बनता है। एक बार आप चेक करके बताएं कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं।